आज हम लोग भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो विभिन्न प्रकार के एग्जामिनेशन के दृष्टि से, खास करके बीपीएससी एग्जामिनेशन के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस टॉपिक को देखेंगे। उस टॉपिक का नाम है सिंचाई एवं नहरें। उस टॉपिक के यहाँ पे नाम आप देख रहे हैं, सिंचाई एवं नहरें है। इस सिंचाई एवं नहरें पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि हमारा देश ही नहीं, संपूर्ण विश्व में सिंचाई एवं नहरों की कितना महत्वपूर्ण योगदान है कृषि कार्य हेतु। यदि सिंचाई के समुचित व्यवस्था न हो, यदि नहर की अच्छी व्यवस्था न हो, कैनाल की अच्छी व्यवस्था न हो, नलकूप की अच्छी व्यवस्था न हो, तो कृषि पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। कृषि विकसित नहीं हो पाएगा और किसान भाई के कृषि के प्रति रुझान में कमी आ जाएगी और कृषि से लोग दूर हटने लगेगा। तो हमारे भारत देश के एवं संपूर्ण विश्व में कृषि के लिए सिंचाई का समुचित साधन होना बहुत ही आवश्यक है, नहर का विकास होना बहुत ही आवश्यक है। तो इस कारण से सिंचाई के विकास हेतु हम लोग देखते हैं कि जगह जगह पर नलकूप लगाई जाती है, तालाब को बनवाई जाती है। आप देखते होंगे कि खेतीहर भूमि जहाँ पर है उसके बगल में तालाब के निर्माण कराई जाती है, ताकि वर्षा जल को उस तालाब में संरक्षण किया जा सके और उस जल को सिंचाई हेतु समुचित उपयोग किया जा सके। वर्षा जल के संरक्षण करके कृषक लोग सिंचाई के लिए अपना उपयोग करते हैं, फिर नलकूप के द्वारा सिंचाई करते हैं, नहर के माध्यम से सिंचाई होती है, ड्रिप बूंद सिंचाई होती है। ड्रिप बूंद सिंचाई से क्या होता है कि पानी के बर्बादी नहीं होता है और जितना पौधा को चाहिए उतना समुचित मात्रा में पौधा को सिंचाई होता है, पौधा ग्रो करता है और अच्छी पैदावार होती है। तो आइए अब हम लोग देखेंगे नहरें एवं सिंचाई के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसको कॉपी पर नोट्स भी बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। सिंचाई एवं नहरें। भारत की स्थिति अक्षांशीय दृष्टिकोण से उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत की स्थिति जो है ना, वो अक्षांशीय दृष्टिकोण से कहाँ पाई जाती है? तो भारत की स्थिति जो है वो अक्षांशीय दृष्टिकोण से उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी कि उष्ण एवं उपोष्ण मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। पश्चिमी हिमालय, उत्तर पूर्व असम, मेघालय और दक्षिण के कुछ भागों को छोड़कर देश के अधिकांश क्षेत्र उच्च तापीय मंडल में समाहित है। कह रहा है कि देश के अधिकांश क्षेत्र जो है ना, वो उच्च तापीय मंडल में समाहित है, केवल और केवल पश्चिमी हिमालय, उत्तर पूर्व असम, मेघालय और दक्षिण के कुछ भागों को छोड़कर। पश्चिमी हिमालय, उत्तर पूर्व असम, मेघालय और दक्षिण के कुछ भागों को छोड़कर क्या है ना कि देश के अधिकांश क्षेत्र उच्च तापीय मंडल में समाहित है। कैसा तापीय मंडल में समाहित है? उच्च तापीय मंडल में समाहित है। उच्च तापमान से अधिक वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन होता है। आप जानते हैं कि उच्च तापमान जब बढ़ता है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है, वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाता है, क्योंकि ताप बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन बढ़ता है, वाष्पीकरण बढ़ता है। आप साइंस में भी पढ़े होंगे कि जब ताप बढ़ता है तो पानी के जो अणु होते हैं वो गतिमान हो जाते हैं और जल के अणु गतिमान होने के कारण जल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और हल्का होने लगता है और अति तीव्र गति से जल वाष्पित होने लगता है और वाष्पोत्सर्जन होने लगता है। इसी के बारे में यह कह रहा है।
उच्च तापमान से अधिक वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन होता है। अतः बोई गई फसलों हेतु मृदा में नमी को बनाए रखने के लिए सिंचाई की आवश्यकता है। जब उच्च तापमान होता है तो आप जानते हैं कि वाष्पीकरण बहुत तीव्र गति से होता है, वाष्पोत्सर्जन बहुत तीव्र गति से होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब उच्च तापमान होगा तो जमीन में जो भी नमी होगा वो भी नमी सूख जाएगा, क्योंकि उस नमी के जल जो होगा वो वाष्पित हो जाएगी, बहुत ही तीव्र गति से उसका वाष्पीकरण हो जाएगा, जिसका परिणाम स्वरूप क्या होगा कि मृदा सूख जाएगी। तो उस मृदा में नमी को बनाए रखने के लिए हम लोग सिंचाई के साधन को अपनाते हैं। सिंचाई के साधन द्वारा उस मृदा में नमी को बरकरार रखा जाता है ताकि फसल की अच्छी पैदावार हो सके। भारत में सिंचाई की विभिन्न साधन है, जैसे कि ड्रिप बूंद सिंचाई, कैनाल के माध्यम से सिंचाई इत्यादि। अभी अभी हमने इंट्रोडक्शन में चर्चा किया था कि भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में सिंचाई की अलग अलग पद्धतियां विद्यमान है, जैसे कि ड्रिप बूंद सिंचाई हो गया, कैनाल के माध्यम से सिंचाई हो गया, बोरिंग के माध्यम से कुछ लोग सिंचाई करवाते हैं, और कुछ लोग तालाब बना के वर्षा के जल संरक्षण करके उस तालाब के माध्यम से कैनाल को विकसित करते हैं उसे, और उस कैनाल को अपने खेत के तरफ ले जाते हैं, जिससे उनको सिंचाई करने में बहुत ही सहूलियत होती है और पैदावार भी अच्छी होती है। तो सिंचाई के विभिन्न साधन उपलब्ध है। भारत में वर्ष 2018 से 19 के आंकड़ों के अनुसार देश में सिंचाई के प्रमुख साधन नलकूप है। कह रहा है कि भारत में वर्ष 2018 से 19 के आंकड़ों के अनुसार क्या है ना, कि देश में सिंचाई के प्रमुख साधन नलकूप है, जिनका शुद्ध सिंचित क्षेत्र में लगभग 48.5% का योगदान है। किनका शुद्ध सिंचित क्षेत्र में लगभग 48.5% का योगदान है? तो वो नलकूप का। किसका? नलकूप का। नलकूप और कुओं को जोड़कर शुद्ध सिंचित क्षेत्र की प्रतिशत मात्रा 63.94% आती है। यदि आप देखें कि नलकूप और कुओं दोनों माध्यम से सिंचाई हो रही है, दोनों माध्यम से खेत तक पानी पहुंच रही है, तो इन नलकूप और कुओं को जोड़कर शुद्ध सिंचित क्षेत्र की यदि प्रतिशत मात्रा आप देखेंगे तो 63.94% है। कितना है? 63.94% है। नहरों द्वारा शुद्ध सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत है? तो नहरों द्वारा शुद्ध सिंचित भूमि जो है ना वो 22.96% तथा टैंक्स द्वारा शुद्ध सिंचित भूमि लगभग 2.33% है। नहरों द्वारा शुद्ध सिंचित भूमि कितना है? तो नहरों द्वारा शुद्ध सिंचित भूमि 22.96% है तथा टैंक्स द्वारा शुद्ध सिंचित भूमि कितनी है? तो टैंक्स द्वारा शुद्ध सिंचित भूमि जो है वो लगभग 2.33% है। कितना है? 2.33%। शेष 10.77% में सिंचाई के अन्य साधन सम्मिलित है। शेष कितने परसेंट में सिंचाई के अन्य साधन सम्मिलित है? तो शेष 10.77% में सिंचाई के अन्य साधन सम्मिलित है। कृषि गणना 2015 से 16 में देश में सिंचाई की दृष्टि से यानी कि निवल सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश का प्रथम, मध्य प्रदेश का द्वितीय एवं राजस्थान का तृतीय स्थान है। कह रहा है कि कृषि गणना 2015 से 16 में देश में सिंचाई की दृष्टि से निवल सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश का प्रथम, मध्य प्रदेश का द्वितीय एवं राजस्थान का तृतीय स्थान है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कृषि गणना 2015 से 16 में देश में सिंचाई की दृष्टि से
निवल सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन राज्य आते हैं? तो कृषि गणना 2015 से 16 में देश में सिंचाई की दृष्टि से निवल सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है और मध्य प्रदेश का द्वितीय स्थान है तथा राजस्थान का तृतीय स्थान है। भारतीय सिंचाई परियोजना। भारतीय सिंचाई परियोजना को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। भारतीय सिंचाई परियोजनाओं को कितने कैटेगरी में बांटा गया है? 3 कैटेगरी में बांटा गया है। इसको 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला लघु सिंचाई परियोजना, दूसरा मध्यम सिंचाई परियोजना और तीसरा बृहद सिंचाई परियोजना। तो भारतीय सिंचाई परियोजना के प्रथम परियोजना लघु सिंचाई परियोजना को हम यहाँ पे देखेंगे कि लघु सिंचाई परियोजना के बारे में क्या कहा जा रहा है। तो आइए देखते हैं। इसके तहत 2000 हेक्टेयर तक की क्षेत्र का सिंचाई होती है। ये लघु सिंचाई परियोजना जो है ना, इसके तहत 2000 हेक्टेयर तक की क्षेत्र का सिंचाई होती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन ऐसा सिंचाई परियोजना है जिसके तहत 2000 हेक्टेयर तक की क्षेत्र का सिंचाई होती है? तो उसका नाम हो जाएगा लघु सिंचाई परियोजनाएं। उसका क्या नाम होगा? उसका नाम लघु सिंचाई परियोजनाएं होगा। इसमें कुआं, नलकूप, पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर, एनीकट आदि शामिल किए जाते हैं। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन ऐसा सिंचाई परियोजना है जिसमें कुआं, नलकूप, पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर, एनीकट आदि को शामिल किए जाते हैं। तो उस सिंचाई परियोजना के नाम हो जाएगा लघु सिंचाई परियोजना। उस सिंचाई परियोजना का क्या नाम हो जाएगा? उस सिंचाई परियोजना के नाम लघु सिंचाई परियोजनाएं हो जाएगा। भारत में सिंचाई की लगभग 62% की आपूर्ति लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती है। भारत में सिंचाई की लगभग आपूर्ति किस सिंचाई परियोजना से होती है? तो भारत में सिंचाई की लगभग 62% की आपूर्ति जो है ना, वो लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती है। भारत में सिंचाई की लगभग 62% की आपूर्ति किस सिंचाई परियोजनाओं से होती है? तो भारत में सिंचाई की लगभग 62% की आपूर्ति जो है वो लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती है। किस सिंचाई परियोजनाओं से होती है? लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती है। आइए अब हम देखते हैं भारतीय सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आने वाले मध्यम सिंचाई परियोजना को। तो आइए देखा जाए कि मध्यम सिंचाई परियोजना के बारे में क्या कहा जा रहा है। इसके तहत 2000 हेक्टेयर से अधिक तथा 10,000 हेक्टेयर तक क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। कौन ऐसा परियोजना है जिसके तहत 2000 हेक्टेयर से अधिक तथा 10,000 हेक्टेयर तक क्षेत्र की सिंचाई की जाती है? तो उस परियोजना के नाम हो जाएगा मध्यम सिंचाई परियोजनाएं। उस परियोजना के क्या नाम हो जाएगा? मध्यम सिंचाई परियोजनाएं। परिभाषा पूछेगा कि मध्यम सिंचाई परियोजनाएं की परिभाषा क्या है? तो मध्यम सिंचाई परियोजना की परिभाषा हो जाएगा कि वैसी सिंचाई परियोजनाएं जिसके तहत 2000 हेक्टेयर से अधिक तथा 10,000 हेक्टेयर तक क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। आइए अब हम लोग बृहद सिंचाई परियोजनाओं के बारे में जानते हैं कि बृहद सिंचाई परियोजना के बारे में क्या कहा जा रहा है। तो आइए देखते हैं। इसके तहत 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों की सिंचाई होती है। कौन ऐसा परियोजना है जिसके तहत 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों की सिंचाई होती है? तो उस परियोजना के नाम हो जाएगा बृहद सिंचाई परियोजनाएं। क्या नाम हो जाएगा? बृहद सिंचाई परियोजनाएं। बृहद एवं मध्यम परियोजनाओं से देश की 38% सिंचाई की आवश्यकता पूरी होती है। देश की 38% सिंचाई की आवश्यकता किस परियोजना से पूरी होती है? तो देश की 38% सिंचाई की आवश्यकता जो है वो बृहद एवं मध्यम परियोजनाओं से पूरी होती है।